हाँ, हम थक गए हैं। लग रहा है ऐसे वो दुकान दुकान से फोम वोम फेंक दिया ऐसे ऊपर। नीट वाला सब डॉक्टर ना बन गया। सोचिए अगर वो लोग, उन लोग को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला रहता तो 1 करोड़ रुपया लगता है एमबीबीएस का। अब 5,000 में हो जाएगा। तो 1 करोड़ से कहाँ में हो जाएगा, 5,000 में। कितना होता है बाबू? 1 करोड़ आप में किसी की हैसियत नहीं होगी देने की, भगा देगा घर वाला। अपने सोचिए, हम लोग मिडिल क्लास वाले आते हैं, आप में कौन सा करोड़पति घर से आते हैं। 1 करोड़ रुपया तो खेत हो तो बेच देगा तो आदमी नहीं निकलेगा, सब बिक जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब वो बच्चे का रिजल्ट हो गया तो बड़ा खुशी होती है। देखो जी, फिर उधर का माइक गड़बड़ हुआ। आज टोटल 45 थे, आज जो आए थे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े थे। अब तो धीरे धीरे आते रहेंगे ना, जैसे कैसे बिहार पुलिस में। हाँ, हाँ आते रहेंगे लोग वहां पर। सबका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वगैरह रहना है। आगने में भी क्या होगा, टाइम लगता है उन लोग को। बैठा लो बबनी, कहीं उधर चल जाओ कहीं पे भी। तुम भी बैठा, लड़की सबको घसकने के लिए बोलो, घसकेगी सब। हाँ, अब काहे घसकेगी तुम्हारे लिए। हाँ, पीछे आएगी आगे बैठ जाएगी नहीं। लड़की लोग तो आज ना बहुत सारे लड़का लोग को भी ध्यान नहीं है, विद्यार्थी सबको, कि 5 बजे बुलाए थे। और हमको भी ध्यान नहीं था। नोटिफिकेशन 6 बजे का है जी। बाबू अब हम लोग करे तो क्या, आज ना एक्चुअल बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस कर रहे हैं, नीट वाले। नीट वाले इतने बच्चे आ गए सब कि हम लोग उसी में खिलाने पिलाने में बिजी हो गए यहाँ पर। और ढोल नगाड़ा समझ रहे हैं, बढ़िया। अभी तो हम बम बारूद ले आके रखे थे भड़काने के लिए, लेकिन गर्मी इतना है कि इन्ने का उन्ने लग जाएगा तो फिर कहेगा खान सर हमरा उड़ा दिया। तो इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अभी क्या है ना कि आप लोग को, आप लोग भी भोज के लिए रेडी रहेंगे, आप लोग भी भोज कराएंगे हम, रिजल्ट हो जाएगा तो। अरे गधा सब सुनो ध्यान से, हम रिजल्ट वाला भोज कर रहे हैं, तुम लोग दूसरा भोज सोच लिया। तुम लोग रिसेप्शन वाला समझ गया है। दे, दा, 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 दे। हमको वो वाला के लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग का भी रिजल्ट होगा तो आप लोग को भी हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। अभी आप लोग के उसी भोज वोज की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस हफ्ते होगा पहले गर्ल्स का, इस हफ्ते गर्ल्स का। और सावन कब स्टार्ट हो रहा है जी? 14 जुलाई को। ना तो सावन से पहले करना हो, ना तो सावन में घेरा जाएगा तो ये सब दांत पीछो के बैठल है सब। सर आ गए। तो देखो अभी आप लोग का भोज वगैरह की तैयारी में हम लगे हैं। अभी आपको 3 सब्जेक्ट बोले थे हम लोग, तो ज्योग्राफी अमित सिंह सर ले लेंगे, 1 घंटे वहां से हो जाएगा। पॉलिटी और बायोलॉजी हम लोग आधा खींच दिए हैं। पॉलिटी और बायोलॉजी की जगह हम उसके बाद स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी और एक और से फिजिक्स। समझ में आ गया? तो आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज मैं ऐसे खिंचा नहीं पा रहा था। आप भी समझिए पॉकेट जी के बहुत बड़ा है आप। तो अमित सिंह सर आ गए हैं कि नहीं आ गए? अरे सर तो अभी देखो भाई, 3 सब्जेक्ट चलेगा तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो अमित सिंह सर आपका ज्योग्राफी लेंगे। और जस्ट सर आज थोड़ा सा लेट हो गया तो आप आज ज्यादा ले लीजिएगा। एक्चुअल क्या है ना, हम लोग की गलती, वो नीट वाले बच्चे आए थे तो उसमें हम भूल ही गए, क्लास भी लेना है हम भूल ही गए वहां पे। आज डांस किया हम भी खूब, चश्मा पहन के। अरे बाबू, आप बिलीव कीजिएगा, ऐसा बच्चा सर, एमबीबीएस का 1 करोड़ फीस है सर, 1 करोड़। और ऐसे बच्चे का रिजल्ट हुआ है ना, जो मतलब जिसके पिताजी किसान हैं और अपना खेत नहीं है, दूसरे के खेत में सर खेती करते हैं, वो भी नहीं, उसको बटैया बोलते हैं लोग, बटैया।
अब आप बताओ सर, बोटैया की खेती खेती करने वाला 1 करोड़ रुपया देके अपन बेटा को कभी डॉक्टर बना सकता है? जब हम लोग देखे तो फिर हम भी नाच दिए। जब आपका सपना पूरा होता है ना, बड़ा खुशी होती है यहाँ पर। अरे डॉक्टर बनेगा, अपना हॉस्पिटल चलाएगा सर, हम लोग को क्या करेगा? हम लोग को खूब से खूब फ्री में बीपी नाप देगा। है कि नहीं? तो आप लोग के लिए देखिए, जैसे वो नीट वाले हैं, आप अपना अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेहनत से पढ़िए। हम लोग अपने ओर से 100% देते हैं आप लोग को, क्योंकि बड़ा लंबा था ये बुक भी है ना, बड़ा समंदर वाला टाइप का है यहाँ पे। तो सर अभी ज्योग्राफी लेंगे, तो चूंकि आज हमारे ओर से लेट हुआ है, तो सर आप अपना हिसाब से लेंगे, फिर हम आके उतना भरपाई करेंगे। फिर कल एक्चुअल भूल गए थे, कल तो 5 से 6 आप लोग का ज्योग्राफी, 6 से 7 पॉलिटी, और 7:30 तक फिर एक बायोलॉजी रहेगा। तो बायोलॉजी भी खत्म ही होने वाला है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर जरूरत लगा तो फिर हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 घंटा रहेगा, ज्यादा अगर जरूरत लगे आप लोग बोलेंगे तो और लंबा कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर सर ना शादी के बाद कमजोर लग रहे हैं। बात ये नहीं है सर, बात कुछ हो रही है। चलो स्टार्ट करें क्लास को। चलो स्लाइड लग गई ना? लग गया। चलो भाई सुन लो एक बार ध्यान से, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और अरे बातें नहीं करनी है भाई, जिनको बात करनी है वो बाहर चला जाए। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? आ जाएगी, आ जाए, अभी आ रही है आवाज, भेज रहे हैं भेज रहे हैं भेज रहे हैं ना। अरे आवाज भेजेंगे तब ना जाएगी, है ना। चलो सुन लो एक बार, ध्यान दो। क्या हो गया? हाँ, 2 सेगमेंट अपने पास में है ना किताब में, एक तो वर्ल्ड का है और एक कौन सा है, भारत का है। तो कोई ऐसे विद्यार्थी, बातें नहीं प्लीज। ऐसे कितने लोग जो पहली बार क्लास में बैठ रहे हैं ज्योग्राफी के में, मतलब मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं? सच में इतने लोग हैं? सही में विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे, तो बताओ। तुम पहले पढ़े नहीं कहीं पर भी? भाई बहुत बढ़िया। अब तुम एक, अरे इसको बैठा लो भाई, ए लड्डू जल्दी बैठ जा, पीछे बैठ। तो देखो शुरू करते हैं आज क्लास को। एक पहला सेगमेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और दूसरा सेगमेंट है इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले वर्ल्ड को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर कौन सा पढ़ाएंगे आपको, वर्ल्ड पढ़ाएंगे। क्या? मैं पहले जो डिसाइड करके आया हूं वही पढ़ाऊंगा। पहले वर्ल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर पढ़ेंगे इंडिया, ठीक है ना। तो आप अच्छा एक बार बताओ, लिखते भी हो कि बस सीधा डिस्कस होता है? सीधा डिस्कशन होता है ना। चलिए तो सुनिए एक बार, ध्यान दो। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल के अंदर, और हम पढ़ेंगे परिचय पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड के ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हमें भूगोल का परिचय पढ़ना है, और परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि साहब ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये कहाँ से आया, वर्ड किसने दिया, कौन इनके पिता कहलाते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी बातें, वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो भौगोलिक चिंतन का जो विकास है, उसमें सबसे पहले आती है बातें कि साहब भूगोल में अध्ययन की पद्धतियां। आप बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को सुनते जाना, और आपको बहुत अच्छे तरीके से कई सारी चीजें समझ में आएंगी। अध्ययन की पद्धति कह दो, अध्ययन की विधि कह दो, इसकी अप्रोच कह दो, या इसका उपागम कह दो, कुछ भी कह दो, है ना। या विधि कह दो, है ना, या फिर अप्रोच कह दो, कुछ भी कह दो आप, है ना। तो देखो किसी भी चीज को स्टडी करने के तरीके होते हैं, और किसी चीज को स्टडी करने के तरीके क्या क्या होते हैं। जैसे मानकर चलो कि हमें मान लो किसी घर का अध्ययन करना है। अब एक तो हम ये स्टडी करें, ये अध्ययन करें कि उस घर के एक एक व्यक्ति का स्टडी करें, कि भाई यहाँ पर जो सबसे बूढ़ा आदमी वह कैसा है, जवान आदमी कैसा है, महिलाएं कैसी है, वहां के बच्चे कैसे हैं। और एक हम क्या करें, ओवरऑल सबको एक साथ लेकर के स्टडी करें।
तो दो तरीके हो गए, एक तो पर्टिकुलर एक एक चीज का अध्ययन करना, और एक होता है समग्र रूप से अध्ययन करना। तो भूगोल में पढ़ाई करने की दो अप्रोच, सबसे पहले दो विधियां, दो उपागम, दो तरीके आए, और वो दो तरीके कहलाए। उन तरीकों में एक तरीका तो कहलाया जिसको हम कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। कौन सा होता है? एक तो क्रमबद्ध अध्ययन, और एक होता है जिसको बोलते हैं प्रादेशिक अध्ययन। एक कौन सा होता है? प्रादेशिक। एक एक बात को बड़े आराम से सुनते जाना, आपको बहुत सारी चीजें क्लास में याद भी करनी है, सीमित समय के अंदर हमें कंप्लीट भी करना है। तो अब जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठे रहना अगली कई सारी क्लासों में, ठीक है ना। टारगेट करेंगे लगभग लगभग अगले 50 घंटे के आसपास, 60 घंटे के आसपास दोनों सेगमेंट पूरा होते हुए टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और इतना टाइम कम क्यों लगेगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीधा पढ़ रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। अगर लिखेंगे तो और भी टाइम लगेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सारी बातों को सुनना है, ठीक है ना। तो भूगोल में अध्ययन करने की दो विधियां हैं, एक अप्रोच या एक विधि है जिसको बोलते हैं कौन सी? क्रमबद्ध, और एक होती है कौन सी? प्रादेशिक। ये भूगोल में सबसे पहले दो अध्ययन की पद्धतियां विकसित हुई। क्रमबद्ध भूगोल क्या कहता है? क्रमबद्ध भूगोल कहता है कि आप किसी एक इकाई का चुनाव करिए। जैसे आपने मान लो एक इकाई को चुना, वो चुना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और अब आप दुनिया के अंदर जितने भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है आप केवल उनको पढ़िए। आपने एक चुन लिया और वो आपने चुनाव कर लिया कि मान लो कि वलित पर्वत। अब आप देखो दुनिया में सारे वलित पर्वत देखो भाई, उत्तरी अमेरिका का वलित पर्वत ये है, दक्षिण अमेरिका का ये है, ऑस्ट्रेलिया का ये है, एशिया का ये है। मान लो आपने चुन लिया, चुनाव कर लिया कि ऐसे चुनाव किया कि मान लो नदियां, अब आपने पूरी दुनिया की नदियों को क्या किया? स्टडी किया। किसी एक इकाई को हमने उठाया और उसको सारे विश्व के संदर्भ में पढ़ा। जब हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन का तरीका क्या कहलाता है? क्रमबद्ध। आई बात समझ में? दूसरा अध्ययन का अप्रोच है जिसको बोलते हैं कौन सा? प्रादेशिक। प्रादेशिक भूगोल ये कहता है कि आप किसी एक क्षेत्र को चुन लीजिए और उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी चीजें उपस्थित हैं उन सबको पढ़ दीजिए। जैसे मान लो कि हमने एक क्षेत्र का चुनाव किया और वो चुनाव कर लिया बिहार का। अब बिहार में कौन सा पर्वत है, बिहार में कौन सा मैदान है, बिहार में कौन सी नदियां हैं, बिहार में कौन सी झीलें हैं, यहाँ कौन सी मिट्टी है, कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन लोग रहते हैं, कौन सी खेती होती है। तो जब किसी एक विशेष क्षेत्र के संदर्भ में सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो वह अध्ययन की पद्धति कौन सी कहलाती है? प्रादेशिक। मेरी बात समझ में आई? एक इकाई को चुनाव करते हैं और सारे विश्व में पढ़ते हैं कौन सा? क्रमबद्ध। और जब हम कुछ किसी एक क्षेत्र को चुनते हैं, एक प्रदेश को चुनते हैं और वहां की समस्त इकाइयों को पढ़ते हैं तो वो कहलाता है कौन सा? प्रादेशिक। बताओ बातें सबको क्लियर है कि नहीं? तो हम दोनों पत्तियों को उपयोग करेंगे, क्रमबद्ध भी और कौन सी भी। तो एक पढ़ेंगे प्रादेशिक। मैं सबसे लास्ट में आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और वो पढ़ाऊंगा विश्व का प्रादेशिक भूगोल। और विश्व का प्रादेशिक भूगोल जब पढ़ाऊंगा तो एक महाद्वीप को लेंगे, उस महाद्वीप के जितने प्रश्न हो सकते हैं, वहां पर नदी, पठार, जो कुछ भी होता है, घास का मैदान, खनिज, वो सारा पढ़ा देंगे। तो ऐसे करके 7 महाद्वीपों को हम पढ़ेंगे, वो होगा आपका प्रादेशिक भूगोल। अभी हम क्या करेंगे? एक एक इकाई के ऊपर बात करेंगे, मतलब कौन सा होगा आपका? क्रमबद्ध होगा। तो अब सुनो इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। आपने एक बार एक एक पहला चैप्टर कहाँ है भाई? अच्छा पीछे है। तो देखो एक बार, सुनो एक बार। सबसे पहली बात करते हैं तो सबसे पहले एक आपके सामने आता है, एक व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है कौन? एराटोस्थनीज। कौन आते हैं? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज एक बार सुनिए एक बार। आपने एक नाम सुना होगा, और ये नाम सुना होगा आपने, कभी सुना हो तो आपने सुना हो लीबिया। सुना है लीबिया? नहीं सुना है क्या? लीबिया। अच्छा अफ्रीका सुना होगा? अफ्रीका के ऊपर की तरफ आप देखोगे, एक महासागर दिखता है, इसका नाम है कौन सा? भूमध्य सागर। देखो विश्व में सबसे पहले ज्ञान का अगर विकास हुआ तो ज्ञान का विकास हुआ भूमध्य सागर के आसपास। मतलब वैज्ञानिक पद्धतियां जब आनी शुरू हुई तो वो भूमध्य सागर के आसपास लोगों में सबसे पहले चेतना आई। भूमध्य सागर के एक तरफ आपको दिखाई देता है जिसको बोलते हैं हम ग्रीस यानी यूनान, और एक तरफ आपको दिखता है उसको हम बोलते हैं नीचे की तरफ आपका मिस्र वाला हिस्सा है। देखो मान लो कि ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका है, और ये यहाँ से आप चलोगे तो ये ऊपर की तरफ आपका यूरोप वाला है, और ये भूमध्य सागर है। मान लो ये यूरोप है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कौन सा हो गया? अफ्रीका। और अफ्रीका में यहाँ पर एक देश पड़ता है, इसका नाम है मिस्र। कौन सा देश है साहब? ये मिस्र है। यहाँ पर मिस्र है ना, यहाँ पर मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर एक देश पड़ता है, इसका नाम है यूनान, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ग्रीस। क्या बोलते हैं? यूनान या
ग्रीस बोलते हैं। ये बात समझ गए। और ये जो सागरीय भाग है इसका नाम है कौन सा, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। कौन सागर है? भूमध्य सागर। यहाँ पर अटलांटिक महासागर। एक बार इस बात को समझो कि एक व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है इराटोस्थनीज। और इराटोस्थनीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है। भूगोल क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन। यानी कि किसी एक इकाई को उठाते हैं, पूरी धरती के ऊपर क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा। इसका मतलब हो गया कि मानव का जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, मानव कैसे जन्म हुआ, मानव का क्या क्या एक्टिविटी धरती के ऊपर रह करके करता है, और सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, कैसे धर्म बने, कैसे जातियां बनी, किस प्रकार से मकान बनाए, कैसे सभ्यताओं का विकास किया। ये तमाम चीजें हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं और वो अध्ययन कौन सा है? क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है। फिर कह रहा है भूगोल के जनक इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। देखो भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया, दो शब्द, एक भूगोल और एक भूगोलवेत्ता। वास्तव में जो इराटोस्थनीज थे ना, वो इराटोस्थनीज अलेक्जेंड्रिया के अंदर, एक अलेक्जेंड्रिया जगह पड़ती है, और ये अभी फिलहाल आप देखोगे तो कहाँ मिलता है? मिस्र में। अलेक्जेंड्रिया के अंदर यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी के अंदर जो है ना, ये वहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे। लाइब्रेरी अध्यक्ष का ये पद इनका हुआ करता था। तो ये जो इराटोस्थनीज थे ना, इन इराटोस्थनीज ने अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के अंदर रह करके और वहां पर क्या किया, इन्होंने काफी सारा स्टडी किया, अध्ययन किया। और वहीं उसी लाइब्रेरी के अंदर उपस्थित जो ग्रंथ थे, उनसे इन्होंने पहली बार पृथ्वी की जो परिधि है, उस पृथ्वी की परिधि की गणना और पृथ्वी के झुकाव का जो सबसे पहले अध्ययन किया, वो व्यक्ति कौन आते हैं? बोलो कौन है? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार, ये इनको बच्चों, इनको बंद कर दो कमेंट को ना। हाँ बस अब ठीक है। इराटोस्थनीज जो थे अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में रहते वहां पर, और पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। और इन्होंने वहां ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में इन्होंने पहली बार पृथ्वी की परिधि का अध्ययन करने का काम सबसे पहले किसने किया? इराटोस्थनीज। इन्होंने जो परिधि बताई पृथ्वी की, उसका बाद में जब वैज्ञानिक अध्ययन और हुआ, तो आज जब उस अध्ययन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बताओ जो 2000-2500 साल पहले जो व्यक्ति ने बताया, उसमें केवल और केवल कितनी गलती थी? 1% से भी कम गलती थी। जो इन्होंने स्टडी किया वो लगभग बिल्कुल सही था। आज तो हमारे पास में इतने उपकरण है, सैटेलाइट है। उस समय देखो जब अध्ययन किया होगा तो कुछ उपलब्ध नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है उसका सही गणना करी। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे? इराटोस्थनीज। भूगोल शब्द पहली बार दिया किसने? इराटोस्थनीज ने। भूगोलवेत्ता शब्द किसने दिया? इराटोस्थनीज। तो यूनान के ये हुआ करते थे इराटोस्थनीज, और यूनानी जो विद्वान थे इराटोस्थनीज, इन्होंने पहली बार भूगोल शब्द दिया। यही कारण है कि इन्हें भूगोल का पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का जो जनक थे, या भूगोल शब्द जो था वो देने वाले कौन है? इराटोस्थनीज। इसलिए भूगोल के जनक के रूप में किसको जानते हैं? इराटोस्थनीज को। अब सुनो, आप देखो ज्योग्राफी या भूगोल जो है, ये वास्तव में ज्योग्राफी एक यूनानी वर्ड है, और ज्योग्राफी यूनानी वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका कौन सा? जियो, और एक शब्द है जिसका नाम है ग्राफोस, है ना? ग्राफी नहीं, ग्राफोस। ठीक है ना? एक शब्द जियो और एक शब्द क्या है? ग्राफोस। देखो जियो का मतलब होता है क्या? पृथ्वी। और आवाज नहीं आ रही क्या भाई? आवाज देखो यार, आवाज नहीं आ रही। देखो देखो आवाज देखो एक बार, सही में नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं सुनाई दे रहा है क्या? इतनी देर से कैसे आ रही थी आवाज? नहीं आ रही थी? सच में नहीं आ रही? आप वहां जाके देखो ना, वहां पर जाकर के। बड़ा झोल है यार ये तो। देखो जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, है ना? तो देखो वास्तव में ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ है ना, वो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ आएगा पृथ्वी का अध्ययन। तो ज्योग्राफी जो है ना, ये ज्योग्राफी जो है ये कौन सा वर्ड है, किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, है ना? तो यूनानी, या फिर आप कहोगे कि सब कौन सा वर्ड है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? यूनानी या ग्रीक। तो और ज्योग्राफी शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? कौन विद्वान है? इराटोस्थनीज। पृथ्वी की परिधि का पहली बार मापन किसने किया? इराटोस्थनीज। ठीक है ना?
पृथ्वी के झुकाव के बारे में बताया किसने? इराटोस्थेनीज। तो इराटोस्थेनीज जो थे बड़े विद्वान थे। अब इसके बाद में एक बात पर और आते हैं और अगली बात पर समझते हैं। फिर एक आते हैं विद्वान, इनका नाम है हिकेटियस। क्या नाम है इनका? हिकेटियस। हिकेटियस। और जब हिकेटियस की बात करते हैं तो मेरे भाई हिकेटियस जो आते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और ये पुस्तक थी, इसका नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था इसका? जस पीरियडस। ये जस पीरियडस था और इसमें अगर आप देखोगे तो यह पुस्तक जो जस पीरियडस है, इसका मतलब था पृथ्वी का वर्णन। क्या था ये? पृथ्वी का वर्णन। तो देखो जस पीरियडस किताब लिखी किसने? तो जस पीरियडस किताब लिखी किसने? तो हिकेटियस ने लिखी। और इस जब इस पुस्तक को लिखा गया तो इसमें इन्होंने पृथ्वी का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने पृथ्वी का कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत किया? क्रमबद्ध। कौन सा? क्रमबद्ध। तो भाई इन्होंने पृथ्वी का अध्ययन की कौन सी पद्धति को अपनाया? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध पद्धति को अपनाने के कारण हिकेटियस को कहा जाता है क्रमबद्ध भूगोल का पिता। क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध भूगोल का पिता। तो ध्यान रखना, क्रमबद्ध भूगोल का जो पिता है, वो क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस। बोलो कौन है? हिकेटियस। और ये पुस्तक कौन लिखते हैं? जस पीरियडस। कौन लिखते हैं? जस पीरियडस। ठीक है ना? तो जस पीरियडस लिखते हैं। फिर आप देखो भूगोल जो है लगभग 17वीं शताब्दी तक भूगोल विषय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 17वीं शताब्दी के बाद में पहली बार जर्मनी के अंदर एक विश्वविद्यालय था, उसके अंदर भूगोल की अलग से एक डिपार्टमेंट की स्थापना होती है और बाद में फिर नए नए विद्वान आते हैं जो भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पढ़ना शुरू करते हैं। और उसी क्रम में एक आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट जो है ना, इन हम्बोल्ट के द्वारा पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए गए। हम्बोल्ट नाव में बैठ करके समुद्रों में उतरे और समुद्रों में उतर करके दुनिया की खूब सारी सैर करी, खूब यात्राएं करी और यात्राएं करके इन्होंने अपने सारे अध्ययन प्रस्तुत करे। यही कारण है कि जो आधुनिक भूगोल के पिता है वो किन्हें कहा जाता है? हम्बोल्ट। आपने नाम सुना होगा ना, एक धारा अल नीनो, सुना है क्या? आपने सुना हो पेरू की धारा। पेरू की धारा का नाम है हम्बोल्ट की धारा। पेरू की धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट की धारा। तो उसका अल नीनो, पेरू की धारा, उसके बारे में स्टडी करके अगर किसी ने बताया सबसे पहले, तो किसने बताया? हम्बोल्ट ने। और हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल या जो आधुनिक भूगोल है, इसके पिता किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को। तो देखो 3 पिता हो गए वैसे होते नहीं 3 पिता, एक ही होता है, लेकिन भूगोल में है मान लो। चलो ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज। कौन है? एराटोस्थेनीज। अच्छा, एराटोस्थेनीज की बड़ी उपलब्धि क्या है? पृथ्वी की परिधि की गणना। पृथ्वी की परिधि की गणना, झुकाव के बारे में अध्ययन। ठीक है ना। और एराटोस्थेनीज ने कौन सा शब्द दिया? भूगोल शब्द। कौन शब्द दिया? भूगोल। तो भूगोल शब्द के जनक कौन है? एराटोस्थेनीज। पृथ्वी की परिधि की गणना किसने करी? एराटोस्थेनीज। इसलिए भूगोल के पिता कौन है? एराटोस्थेनीज। अच्छा, फिर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है जस पीरियोडस। कौन सा है? जस पीरियोडस। जस पीरियोडस किसने लिखी? हिकेटियस। किसने लिखी? हिकेटियस। इसमें कौन सी पद्धति काम में ली? क्रमबद्ध। कौन सी पद्धति काम ली? क्रमबद्ध। इसलिए क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। क्रमबद्ध भूगोल के हिकेटियस। कालांतर में चल करके या आधुनिक समय में भूगोल का विकास विषय के रूप में किसने किया? हम्बोल्ट ने। इसलिए आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? तो ये कौन है? हम्बोल्ट। ठीक है ना। फिर कई सारे भूगोलवेत्ता आते हैं, पारेनियस आता है, इमैनुअल कांट आते हैं, जॉन एवं जॉर्ज कार्स्टर, ये पिता और पुत्र थे दोनों, है ना। तो कई सारे फिर आगे चल करके विद्वान आते गए और बातें होती रही, आगे चीजें बढ़ती रही। अब सुनो भूगोल की कुछ परिभाषाएं, है ना। तो अब आप जिस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो उस परीक्षा में इनको पढ़ो या नहीं पढ़ो बात एक है ना। अब चूंकि किताब में दे रखी है तो केवल सुन लो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इनका नहीं है। ठीक है ना। हम टारगेट करके पढ़ रहे हैं किताब को। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अपनी रीच तो बहुत ज्यादा है, बात समझे। अपने तो रीच बहुत गहरी है, लेकिन अपने केवल किताब को पढ़ रहे हैं, थोड़ा से हिसाब से पढ़ेंगे, जितना है उतना पढ़ेंगे। तो देखो भूगोल की परिभाषाएं, इसमें क्या क्या परिभाषा है। जैसे एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है स्ट्रैबो। क्या नाम है? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो क्या कहते हैं? स्ट्रैबो कहते हैं भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व की, आकाशीय पिंडों की
स्थल की, महासागरों की, जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये किसने परिभाषा दी? स्ट्रैबो कह रहे हैं, यानी कि भूगोल वह है या ऐसा स्वतंत्र विषय है जो किस किस की जानकारी दे? विश्व की जानकारी दे, आकाश की जानकारी दे, जो आपके पिंड, जो विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड घूमते हैं अंतरिक्ष में, उनकी जानकारी दे, जो महासागरों के बारे में बताए, जो स्थल के बारे में बताए, जीव जंतुओं को बताए। तो वो सब जानकारी प्रस्तुत करने वाला विषय भूगोल है। यह किसका स्टेटमेंट है? स्ट्रैबो। आर्थर होम्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं, होम्स कहते हैं, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का निवास स्थान है। देखो स्ट्रैबो क्या, आर्थर होम्स क्या कहते हैं? होम्स कहते हैं मानव के निवास स्थान का अध्ययन ही क्या है? भूगोल है। भूगोल क्या है? मानव का निवास स्थान। मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से भूगोल को परिभाषित कर रहा है ना। मतलब मेरी बात का कोई असर नहीं है। पहली बार पढ़ रही हो ना तुम क्लास में? पढ़ना है ना? ठीक है, देखो देखो सुन लो एक बार। इसमें एक वर्ड लिखा है होम्स। क्या लिखा है? होम्स। तो देखो ये कहते हैं, देखो होम्स है ना, होम मतलब होता है घर। ये कहते हैं मानव के रहने का जो स्थान है या मानव का जो घर है उसका अध्ययन ही क्या है? भूगोल है। तो ये मानव के रहने का निवास स्थान भूगोल है। ऐसा किसने कहा? होम ने कहा। किसने कहा? होम। होम ने मतलब होम्स ने कहा। तो होम्स कहते हैं कि मानव के रहने का स्थान का अध्ययन ही भूगोल है। यह कहते हैं होम्स कहते हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति अपने हिसाब से परिभाषा देने का काम कर रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि साहब जो ब्रह्मांड की भी जानकारी दे, जो महासागर की भी जानकारी दे, जो वनस्पतियों की भी जानकारी दे, वो सब कुछ शामिल कर रहा है। तो सब कुछ शामिल करने वाला कौन है? स्ट्रैबो। जो कह रहा है कि जहां मानव पृथ्वी पर है तो केवल पृथ्वी की जानकारी दे, वो कौन कहते हैं? होम्स, ठीक है ना। फिर एक आते हैं हैटनर। ये कह रहा है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। इसका ये तो पल्ले ही नहीं पढ़ा होगा, क्या कह दिया है ना? नहीं पढ़ा होगा ना पल्ले? बहुत बढ़िया, बधाई हो सभी को। अल्फ्रेड हैटनर कहते हैं कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता। समझो, पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे भाग हैं जहां पठार है, कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर्वत है, कुछ ऐसे भाग है जहां समतल मैदान है। अरे है कि नहीं है? तो ये जो विभिन्नता है ये क्यों है, इसका अध्ययन ही भूगोल है। ये कौन कहते हैं? अल्फ्रेड हैटनर कहते हैं। ऐसे ही रिचर्ड हॉटसन क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना और उनकी व्याख्या करना। देखो क्षेत्रीय भिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब हो गया कि सब पर्वत क्यों है, पठार क्यों है, मैदान क्यों है, कैसे विकसित होते हैं, इन सब की जानकारी अगर प्रस्तुत करे तो वो भूगोल है। ऐसा कौन कहते हैं? रिचर्ड हॉटसन। तो ऐसा विद्वान जो कहता है कि सब किसी का अध्ययन, वो कौन है? स्ट्रैबो। जो कहता है मानव के रहने का निवास, ये कौन कहता है? होम्स कहता है। फिर कहता है कि कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता, हैटनर। और कहता है कि प्रदेश के अंदर जो विभिन्नताएं हैं उसका अध्ययन कौन कहता है? रिचर्ड हॉटसन। ये कहते हैं। अब इसमें कुछ दे रखे हैं सब पिता विता की जानकारी। देखो भूगोल के पिता एक एटीएस, कौन से? क्रमबद्ध। कौन से हैं? क्रमबद्ध। ये ध्यान रखना, क्रमबद्ध, ये याद रखना, क्रमबद्ध। प्रादेशिक भूगोल की अगर बात करेगा तो प्रादेशिक में आप कह देंगे हिकेटियस। प्रादेशिक में कौन कह, सॉरी, इराटोस्थनीज। कौन सा कहेंगे? इराटोस्थनीज, इराटोस्थनीज, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, पहली बार पृथ्वी की माप किसने करी? अरे परिधि किसने नापी? इराटोस्थनीज। बताया ना पीछे आपको। देखो मानव भूगोल के पिता कौन? डी लाब्लास। मानचित्र कला के पिता टोलमी। भारतीय मानचित्र कला के पिता जेम्स रेनल। भौतिक भूगोल के पिता पोलिडोरियस। और आधुनिक खगोलिकी के पिता निकोलस कोपरनिकस। ये इंपॉर्टेंट है, कोपरनिकस। कोपरनिकस का नाम सुना होगा ना बहुत बार, ये कोपरनिकस। फिर देखो अगला, नेक्स्ट देखो अगला, ज्योग्राफी शब्द के पहली बार इराटोस्थनीज। बताया भूगोल शब्द देने वाले कौन है? इराटोस्थनीज, इराटोस्थनीज है।
भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो। विश्व का पहली बार ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन बेहम। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हैस। हैरी हैस। और आधुनिक या क्रमबद्ध भूगोल के पिता के रूप में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये ध्यान रखना, आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? तो हम्बोल्ट है, ठीक है ना। हम्बोल्ट ध्यान रखना इनका, ठीक है। क्या हुआ? देखो हिकेटियस सबसे पहले आरंभिक दौर में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। कौन सी पद्धति है उनकी? क्रमबद्ध। परंतु वर्तमान समय में जिस भूगोल को पढ़ते हैं उसकी क्रमबद्ध पद्धति का विकास करने वाले कौन है? हम्बोल्ट, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं, अगला टॉपिक आता है ब्रह्मांड। तो सुनो भाई, अगला है तुम्हारा ब्रह्मांड, ध्यान दो इसमें। तो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में आप देखो, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सुना होगा सबने। तो ब्रह्मांड को कैसे परिभाषित कर सकते हो? यूनिवर्स को, यूनिवर्स या ब्रह्मांड की जब बात करोगे, देखो जिसका अनंत विस्तार है वही ब्रह्मांड है। क्या ब्रह्मांड कोई सीमा है क्या? नहीं है। देखो ब्रह्मांड की कोई एक परिभाषा नहीं है। आप ब्रह्मांड को कैसे परिभाषित करते हो बताओ भाई? जिसमें जिसके हमें विस्तार का ही नहीं पता है उसको आप परिभाषित कर कैसे सकते हैं बताओ? तो हमें ब्रह्मांड का वास्तव में विस्तार पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड कितना है, कहाँ खत्म होता है। सबसे पहले आरंभिक दौर में ऐसा माना जाता था, सबसे पहले टोलमी थे, टोलमी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इन्होंने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का नाम आता है और इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या नाम दिया इन्होंने? जियोसेंट्रिक। और जियोसेंट्रिक जो अवधारणा थी, ये शायद इसमें नहीं लिख रखी है ना, लिखी कि नहीं लिखी है? तो इसको आप ना पेन से मार्किंग कर लेके लिख लो इसको, जियोसेंट्रिक अवधारणा। और जियोसेंट्रिक अवधारणा में टोलमी कहते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी। और सारे के सारे खगोलीय पिंड किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के। वापिस सुनो ध्यान से। सबसे पहले ब्रह्मांड की परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है? टोलमी। और टोलमी ने कहा ये बातें हैं 146 ईस्वी की, यानी कि आज से लगभग 1850 साल पहले। और उस समय टोलमी ने कहा कि साहब जियोसेंट्रिक, जियो का मतलब पृथ्वी हो गया, और इसमें ये बताते हैं, ये कहते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। बताओ ये बात सही है क्या? नहीं है। लेकिन पता है लगभग 1400 साल तक इनकी बातों को लोगों ने मान लिया, सही मान लिया, क्या ठीक कह रहा है भाई। लेट करके देख लो, धरती बैठ जाओ आराम से, पता चलेगा सूर्य पृथ्वी क्या लगा रहे हैं? चक्कर। ऐसा ही तो लगता है शुरुआत में। ये हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही है। टाइमिंग इश्यू है क्या कुछ? आज टाइम चेंज हो गया, फिर तुम आए कैसे जो पहले आए थे वो? अब उनको बेचारों को पता नहीं चलेगा क्रमबद्ध भूगोल क्या है, प्रादेशिक भूगोल क्या है? अच्छा इसका मैसेज तो गया होगा ना कुछ ना कुछ। तो टाइम डेली कितने बजे होता है? 6 बजे, 6:30 टाइम होता है, और आज गलती से 5:30 बजे हो गया। ओके, कल से कितना बताया सर ने? 5 बजे अपनी क्लास होगी कल से। अच्छा ठीक है, अब तो पता चल गया ना। ठीक है, अब ध्यान रखना क्लास अपने 5 बजे होगी डेली, है ना। एक कॉपी जरूर आप साथ लेके बैठा करो, ठीक है ना। कुछ कोई पॉइंट हो सकता है जो किताब से अलग आपको मिल जाए, तो उसको आप लिख लिया करो, जैसे मैंने अभी ये बता दिया। और चूंकि ये प्रश्न आया हुआ है कई बार आपकी परीक्षा में। अच्छा, आपका जो ये बैच शुरू हुआ है पॉकेट जी के, इसको पढ़ने का पर्पज सारे वनडे एग्जामिनेशन है। किसी का ऐसा तो नहीं है ना बीपीएससी के लेवल का? मतलब मैक्सिमम मानकर चलें, आप सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस किताब को पढ़ने से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उतने के लिए पढ़ना है ना, उससे ज्यादा क्या हो सकता नहीं है। बीपीएससी
आप बीपीएससी प्री में भी उतना ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है ना, उतने में काम चल जाएगा। अरे बिहार, अरे बावड़े हो क्या, बिहार आ तो गया उसमें, बिहार एसएससी, अब अलग थोड़ी होगा कोई, नहीं वो ठीक, उतने में ही काम चल जाएगा ना। तो आगे चलते हैं, सुनो एक बार। ब्रह्मांड की शुरुआत में परिभाषा दे दी गई। लडो बहुत डिस्टर्ब है बातें मत करो प्लीज, बातें मत करो। देखो लड़कियां ना, लड़कियां जब बातें करती है ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है ना। अरे उसका कारण है, देखो लड़कियां जब तक, आप जितनी खुश दिख रही हो, आप जब तक इतनी खुश दिख रही हो, जब तक आपकी शादियां नहीं हुई है, अब तुम नहीं पढ़, देखो नहीं पढ़ोगी ससुराल जाओगे। ससुराल की पहली कंडीशन होती है सुबह 5 बजे उठना, जीवन का कष्ट वहीं से शुरू होगा। समझ में आई बात। फिर दूसरी, झाड़ू से नहीं, झाड़ू से पहले का काम है 5 बजे उठने का काम। ये सासू भले ही 9 बजे उठेगी सारी जिंदगी, लेकिन वो ये ज्ञान देगी सबसे पहले कि हम तो अपने टाइम में 4 बजे उठ जाया करते थे, 3 बजे सोते थे, 4 बजे उठ जाते थे, है ना। है मेरी मम्मी, मेरी मम्मी सुनने दो क्या, मुझे मेरी मम्मी को अलग थोड़ी है, मेरी मम्मी भी वैसी ही है ना। तो अरे हाँ सही है। तो मेरी वाइफ जब यहाँ पर आती है पटना, तो भाई सब 10 बजे सोती है, अगले 10 बजे उठती है आराम से, है ना। तो मुझे कहते बस मास्टर यही सुख है जीवन में पटना आने का ना, एक घर पे उठना पड़ता है 5 बजे, है कि नहीं। तो अभी लेटेस्ट खबर है, 3-4 दिन पहले की, एक कोई मैडम है हमारी जानकारी में, वो बीपीएससी में ऑफिसर है। तो वो मुझे बता रही थी कि उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, एक घटना बताई कि देख लड़की, जल्दी बैठो तुम, फटाफट बैठ जाओ। तो उनसे मेरी बात, अरे छोरे ए लड़के इधर देख ले, अरे पगला, अजीब यार लड़के तुम, गजब के बच्चे हो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। तो मैडम बता रही थी कि मेरी आरएएस मेंस में क्लास है 6 बजे, उस क्लास को चेंज करवाओ, उसका टाइम बढ़वाओ आगे, 6:30 बजे करवाओ उसको। आरएएस मेंस में क्लास है, उनका कल एग्जाम है मेंस का, 6:30 करवा दो उसको, राजस्थान में। तो मैडम ने मुझे बताया, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही सही बात है। तो उन्होंने बताया कि सर मैं एक ऑटो में बैठ के जा रही थी, तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी रास्ते में, किसी ने ऑटो रुकवाया और वो ऑटो में बैठी, तो वो रो रही थी, सही में वो शादीशुदा लड़की थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने 2 लाख रुपया दिया था और मोटरसाइकिल दी थी दहेज में, और सास ने और हस्बैंड ने दोनों ने उसको मारा है। तो उन्होंने पीटा, वो घर से निकल के आई और वो ऑटो में बैठकर फिर वो मैडम ने, उसने कुछ जो भी उनकी बातचीत हुई होंगी, मतलब ये लड़कियों के साथ आम समस्या है, मारपीट होना। अगर कोई ऐसी लड़की हो कि शादी के बाद में उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाए, तो मानना आप सौभाग्यशाली हो। समझ में आई बात। इसलिए मैं लड़कियों को बोलता हूँ भाई तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लड़के नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। सुनो, अरे देखो लड़कों के साथ एक अच्छी चीज क्या है ना, कहीं भी कमा के खा लेंगे। लड़कों के साथ एक अच्छी चीज है, लड़की सब जगह पे नहीं जा सकती है, सही बात है, गलत नहीं है ना। और आप लोग इस चीज को फेस करती होंगी, सब जगह पे थोड़ी जाती हो, बताओ, घर वाले नहीं जाने देते, है कि नहीं। तो इसलिए जो है आप पढ़ाई करा करो। लड़कियां कोई भी अगर बात करती दिखेंगी तो मैं क्लास से भगा दूंगा, बता दिया, ठीक है ना। इसलिए बात नहीं करनी किसी को भी, प्लीज ध्यान दो। तो इस पे आते हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा पर आते हैं। और टॉलमी कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है ना, इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और सभी के सभी खगोलीय पिंड किसके चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के, ठीक है ना। दूसरी बात पर आते हैं, सब इनकी बातें 14-15 साल तक लोगों ने मान ली कि यार ठीक कह रहा होगा, कौन सिरदर्दी ले बताओ, कौन लड़ाई करे, मान ली हमने आपकी बात, ठीक है। फिर एक नई अवधारणा आई और इसका नाम था हेलियोसेंट्रिक। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा थी ना, जैसे ही इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की बात आई, तो इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में ये कहा गया कि जो ये भाई बता के गया है ना, ये कतई गलत बता गया है। वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में तो कौन है, सूर्य है। कौन है, सूर्य। इन्होंने बता दिया कोपरनिकस ने
कि भाई साहब ये जो बातें कह रहे थे ना कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ऐसा नहीं है। तो बोले फिर क्या है ब्रह्मांड के अंदर में? तो बोले ब्रह्मांड के केंद्र में है सूर्य। सूर्य को ब्रह्मांड के अंदर में बता दिया। इसका मतलब किसकी अवधारणा गलत सिद्ध हो गई? ये गलत है। इनकी बातें जब इन्होंने कहा लगभग 1540-45 के आसपास की बातें हैं। इन्होंने कहा तो लोगों को समझाए, इन्होंने वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करे कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो लोगों ने कहा हाँ भाई सही बात है, टोलमी गलत कह के गया है, हमने गलत मान लिया, सॉरी। आज के बाद हम मानते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। धीरे 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 विकास हुआ, और जैसे जैसे भौगोलिक चिंतन का विकास हुआ, नए अध्ययन हुए, तो नए अध्ययनों में पता चला कि भाई साहब ये गलत कह रहा है। वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो इन्होंने कहा कि जैसा एक ये सूर्य है ना, इस सूर्य के जैसे 10,000 सूर्य हैं। कितने सूर्य? सॉरी गलती हो गई, 10,000 नहीं, 10,000 अरब सूर्य। कितने सूर्य हैं? ये बताया गया नए अध्ययन के अंदर। नई स्टडी आई, ये भाई समझाने की कोशिश कर रहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, एकमात्र सूर्य है बस, उसके चारों तरफ सब चक्कर लगाते हैं। नए अध्ययनों से पता चला कि झूठा है ये भी। वास्तव में ऐसे ऐसे कितने सूर्य हैं? 10,000 अरब। अब आप बात समझो कि अगर आपके पास में 10,000, सॉरी आपके पास नहीं, मेरे पास में 10,000 अरब रुपए हो, तो अब आप समझो कि 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। कितना मानते हो आप? 1 रुपया उतना सा मान। अच्छा इस कमरे में मान लो 10,000 अरब धूल के कण होंगे, तो एक धूल का कण कितना मानते हो आप? उसके समान कौन है? सूर्य। आई बात समझ में? तो ब्रह्मांड को फिर वैज्ञानिकों ने नए सिरे से परिभाषित किया। बोले ये सब गलत परिभाषाएं हैं, सही परिभाषा ये है कि वास्तव में जो तारा है ना, तारा, तो तारों के समूह को, तारों के समूह को, तारों के समूह को कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और वास्तव में आकाश गंगा या गैलेक्सी जो होती है, उस आकाश गंगाओं का जो समूह होता है, उस आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वो ब्रह्मांड कहा जाता है। तो आज के बाद में आप समझ लो इस बात को कि ध्यान दो, इस तारा जो होता है तारा, तारे कितने हैं? 10,000 अरब तारे हैं। उन 10,000 अरब तारों में एक तारा कौन है? सूर्य है। तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा। और वास्तव में आकाश गंगाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड की ठीक परिभाषा है। तो ब्रह्मांड क्या है? आकाश गंगाओं का समूह। आकाश गंगा क्या है? तारों का समूह। तारा क्या है? बस गए ना। सुनो, ब्रह्मांड का क्या बताया आपने? आकाश गंगाओं का समूह। आकाश गंगा क्या है? तारों का समूह। तारा क्या है? तारा वो है, सुनो सुनो सुनो, तारा वो है जो वास्तव में हाइड्रोजन गैस से बनता है। उसके अंदर अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण एक क्रिया शुरू होती है, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या शुरू होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो प्रकाश फैलाता है, उस खगोलीय पिंड को हम क्या बोलते हैं? तारा। तारे वे होते हैं जिनमें आरंभ में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। उस हाइड्रोजन गैस का शुरू होता है नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो चमक उत्पन्न करते हैं, जो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, उन ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारे। आ गई बात समझ में? तारे अपने प्रकाश से चमकते हैं। तारों के अंदर हाइड्रोजन गैस का किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। ठीक है ना? तो ये वास्तव में हाइड्रोजन गैस के क्या होते हैं? झुंड होते हैं। और जब सारा का सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है? हीलियम में, तो वो तारा विस्फोट होकर के नष्ट हो जाता है और उससे बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक। बात समझ में आई कि नहीं? धीरे धीरे अपना थोड़ा कनेक्शन बैठा है ना। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करवा दी, लेकिन मैं वर्ल्ड में शुरू करता हूँ हमेशा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। ठीक है ना? तो वहां से कनेक्टिविटी जल्दी बैठ जाती है ना। सबसे पहला काम होता है बच्चों के साथ में कनेक्ट होना। सॉरी आप बच्चे तो नहीं है खैर, है ना, लेकिन आपके साथ में कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है ना? हम बिल्कुल फैमिलियर पढ़ेंगे, परिवार की तरह पढ़ेंगे। आप, मेरी भूमिका बहुत बड़ी नहीं है, सारी भूमिका आपकी है, इस बात को ध्यान रखना।
कई कई लोग पता नहीं अपने ऊपर कैसे क्रेडिट लेते हैं, शर्म भी नहीं आती है क्रेडिट लेते समय। वास्तव में सिलेक्शन अपनी मेहनत से होता है। देखो मेरे सामने या किसी भी शिक्षक के सामने हजारों लोग बैठकर पढ़ते हैं और हम सभी को समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है कुछ एक का जो क्लास में बैठ करके बात नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ एक का सिलेक्शन होता है कि नहीं। तो इसका मतलब बाकी लोगों ने मेहनत कम करी और जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने मेहनत ज्यादा करी। तो इसलिए जो सिलेक्शन का क्रेडिट जाएगा वो आपको खुद को जाएगा, और सिलेक्शन उसी व्यक्ति का या उसी विद्यार्थी का जल्दी होगा जो जितना ध्यान से पढ़ते हुए बार बार रिवीजन करेगा। अब आप सोच नहीं मेरी तो कोई दिक्कत है, मेरा चल जाएगा, इनको देख लो। तो अरे सुधर जाओ सुधर जाओ, है ना। अगर मैं ये पंखा उधर होता ना तो ये बिल्कुल नहीं कहते सर रहने दो, है ना। ये बड़े बदमाश होते हैं लड़के, है ना। चलो, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा उसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। भूगोल के पिता एराटोस्थेनिस, परिधि का अध्ययन एराटोस्थेनिस। कौन है एराटोस्थेनिस? अच्छा, एराटोस्थेनिस ने कौन सा शब्द दिया? जियोग्राफी। जियोग्राफी दो वर्डों से बना है, जियो और ग्राफोस। ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। फिर उसके बाद आए कौन? हिकेटियस। इन्होंने पुस्तक लिखी जस पीरियडस। कौन सी लिखी? जस पीरियडस। ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ और क्रमबद्ध इसके भौगोलिक विकास के क्रम में आधुनिक भूगोल के पिता कौन आते हैं? हम्बोल्ट। कौन आते हैं? हम्बोल्ट। फिर बातें आती है मोटी मोटी सी कि सब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सी अवधारणा आई? जियोसेंट्री। जियोसेंट्री में कहा गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी। तो वो बात तो गलत हो गई। फिर आता है कौन सा? हेलियोसेंट्रिक। इसके हिसाब से ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य। लेकिन ये बात भी गलत हो गई। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ब्रह्मांड इतना छोटा नहीं है, वास्तव में ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का एक समूह है। और आकाश गंगा ही क्या है? तो तारों का समूह। और तारे क्या है? वे खगोलीय पिंड जो हाइड्रोजन गैसों के झुंड होते हैं, और वो हाइड्रोजन गैस के परमाणु है वो उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण, और वो किस में कन्वर्ट होती है? हीलियम। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलीन। ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और इन तारों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, है ना, पुच्छल तारे। ये सब होते हैं जो क्या तारों क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गई बात? चलो ये बात हो गई। अब सुनो, आप अगली बात पर आओ। आकाश गंगा सबको समझ में आ गई, तारे समझ में आ गए, और आओ और समझते हैं। देखो, ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणु से लेकर के महाकाय, आकाश गंगाएं, खगोलीय, तारे, ग्रह सम्मिलित है। इसका अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। देखो, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी कहलाता है। फिर आप आओ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखो, एक सिद्धांत आता है जो वर्तमान में सबसे अधिक मान्य है, इसको कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं भाई? बिग बैंग। तो देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक थ्योरी आती है, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है, या इसको हम बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन सिद्धांत है? महाविस्फोटक सिद्धांत। और बिग बैंग थ्योरी जो है ये बेल्जियम के एक पादरी थे, और इनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। क्या नाम था इनका? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे थे, लेमेत्रे थे। और ये जो थे ये बेल्जियम के एक पादरी थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया, ठीक है ना। बेल्जियम के पादरी थे। देखो, पादरी। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। सही बता रहे हो? पक्का? चलो भाई, दूरबीन के माध्यम से पता चला कि लगातार जो है ना, ये जो खगोलीय पिंड है जितने भी, इन सबके बीच में दूरी बढ़ रही है। मैं आपको एक बहुत कॉमन सी बात बताता हूँ, सामान्य आप सभी जानते हैं। आपने कहीं पर खड़े हुए देखा कि एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आपने देखा एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखा, इसका मतलब एक ऐसा टाइम रहा होगा कि वो व्यक्ति एक जगह पर खड़ा होगा। भाई ऐसा ही तो होगा। ऐसा थोड़ी है माँ के पेट में भी दौड़ ही रहा है, जन्म के बाद भी दौड़ रहा लगातार, बचपन से, पहले दिन से, ऐसे थोड़ी है। तो व्यक्ति अगर दौड़ता हुआ दिखा है तो इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति दौड़ रहा है, इसका मतलब एक ऐसा समय रहा होगा जब वो व्यक्ति एक जगह पर क्या होगा? खड़ा होगा। समझ में आई बात?
एक गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी कभी ना कभी एक स्थिर जगह पर खड़ी होगी, यानी कि उसकी स्पीड क्या रही होगी, 0। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के क्रम में एक बड़ी चीज आई कि जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि यदि देखो, विद्वानों ने पाया, अध्ययन किया, और अध्ययनों से पता चला कि लगातार लगातार ब्रह्मांड का क्या होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो कभी ना कभी तो ऐसा रहा होगा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जगह पर स्थिर रहा होगा, एक जगह पर होगा। भाई अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब पीछे जाओ, आप देख रहे हो कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मान लो कि आपने अध्ययन में पाया कि ये दो कोई खगोलीय पिंड है, इनके बीच की दूरी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको अगर पीछे लेके जाओगे समय में, तो समय में पीछे ले जाओगे, अगर ये अभी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो कोई तो एक समय रहा होगा जब ये क्या रहे होंगे, साथ रहे होंगे। यही इस चीज का आधार बना बिग बैंग सिद्धांत का, कि यदि मान लो आज वर्तमान में खगोलीय पिंडों के बीच अगर दूरी बढ़ रही है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा रहा होगा टाइम का, जब ये समस्त खगोलीय जो पिंड हैं या जितना भी पदार्थ है वो सारा का सारा क्या रहा होगा, एक जगह पर। तो लगभग लगभग जॉर्ज लेमेंटर बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना, वो एक बिंदु के रूप में था, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंगुलैरिटी। देखो आज अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो कोई ना कोई तो एक ऐसा समय होगा जिस समय पर ये सिंगुलैरिटी रहा होगा। इसको हम एकक बिंदु बोल सकते हैं, एकक बिंदु। तो एक ऐसा समय रहा होगा जब सारा का सारा पदार्थ, ये जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं, स्पेस दिख रहे हैं ना अपने आसपास खाली जगह, ये भी इसमें समाया हुआ था। जो आज आप देखते हो समय, ये भी इसके अंदर समाया हुआ था। ये एसी, ये मार्कर, ये घड़ी, ये शरीर, सब कुछ कहां पर था, इसके अंदर था। पूरा ब्रह्मांड ये पूरा का पूरा एक बिंदु हुआ करता था। अब एक बात को समझो, आप मान लो ये मार्कर है, इसके ऊपर आप दबाव लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। इस सिंगुलैरिटी में संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ इसके अंदर समाया हुआ था, और यह अपने क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की स्थिति में पहुंचा। देखो क्रांतिक ताप किसे कहते हैं और क्रांतिक दाब किसे कहते हैं। एक शब्द मैंने बोला क्रांतिक ताप, और एक शब्द मैंने बोला क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब, दो चीजें हमने सुनी। क्रांतिक ताप और दाब का मतलब ये होता है, क्रांतिक ताप तापमान का वह अधिकतम या उच्चतम बिंदु जिसके बाद तापमान को बढ़ाना संभव ही नहीं, उस स्थिति को कहा जाता है क्रांतिक ताप। दाब का वह अधिकतम बिंदु या उच्चतम मान जिसके बाद आप दाब को बढ़ा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कि उसके इतने पास्कल दाब लग गए, इसके बाद दाब बढ़ ही नहीं सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक दाब। जब संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक बिंदु के अंदर समाया था, उस इस सिंगुलरिटी में जब स्थिति ये वाली स्थिति आई, क्रांतिक ताप और दाब आया, तो क्रांतिक ताप और दाब की स्थिति में इस सिंगुलरिटी में सेकंड के एक हिस्से के अंदर इसमें विस्फोट हो गया, और जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ तो पूरा का पूरा पदार्थ क्या हो गया, फैल गया। और लगातार जब ये फैला तो इसी से बना पहली बार अंतरिक्ष, इसी से बना पहली बार समय, इसी से बना पहली बार ये जो भी पदार्थ आप देखते हैं, ये मिट्टी, ये लोहा, ये मैग्नीशियम, ये सोडियम, जो भी सब कुछ जितना भी अस्तित्व में है, वो सब कुछ इसके विस्फोट के बाद में बना। समझ में आई बात। और इसी एक विस्फोट के साथ में ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हुआ, और आज भी लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। तो इसे ही कहते हैं बिग बैंग। बैंग का मतलब होता है धमाका, बिग बैंग मतलब बड़ा धमाका, महान विस्फोट, बड़ा विस्फोट। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत इस ब्रह्मांड के जो विस्तार हो रहा है उसके आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। जॉर्ज लेमेंटर इसकी व्याख्या करते हैं। अब देखो नवीन नए नए लगातार अध्ययन आते जाते हैं। अब कुछ स्टडी लगातार पता क्या कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, ये सही नहीं है। अब बताओ किसको मानोगे। 1400 साल तक तो हमने ये मान लिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, फिर हमने 300 साल तक ये मान लिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। अब हम ये मान रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में था, उसमें विस्फोट हुआ, उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब कह रहे हैं वैज्ञानिक ये भी गलत है किसको मानोगे बताओ, है कि नहीं है।
लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो लगातार अभी इसमें विस्तार होता ही जा रहा है। आ जाओ एक बार इसमें क्या क्या कहते हैं। देखो इस सिद्धांत को, इनके नाम नाम केवल देख लो, हमें इस पर बात नहीं करनी है, बहुत अधिक है ये, इन सब की जरूरत पड़ती है नहीं। साम्य अवस्था या सत्य सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, थॉमस गोल्ड और हार्मन वोंडी और हॉयल ने इस सिद्धांत को दिया। केवल नाम नाम रट लेना है ना, मेरी एक बहुत अच्छी अप्रोच है। ऐसे विद्यार्थी जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, पुराने हैं, उन सबको इस बात का पता होगा मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ, है ना। देखो मैं कितना ज्ञान चिपकाऊंगा आपको बताओ। मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करता रहूं क्लास में और अगले 60 दिन अपने आप को बहुत बेस्ट प्रूव करके चला जाऊं यहाँ पर, और बाद में पता चले 3 साल बाद जो पढ़ा के गया था सारा कोई काम का था ही नहीं, है कि नहीं, और अगले 50 साल तक गाली देते रहो नाम सुनते ही, है कि नहीं। या फिर मैं उतना पढ़ा के चला जाऊं 50 दिन में कि टू द पॉइंट एग्जाम में सीधा प्रश्न आए और आराम से बना दो आप, ये ठीक है ना। यही मेरा टारगेट रहता है, समझ में आई बात। तो जब भी मैं कभी यूट्यूब पर जाके ज्ञान देता हूं तो मैं वहां कोशिश करता हूं कि अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दूं, और जब भी मैं क्लास में आके और जब यहाँ पर खड़ा होता हूं तो मैं सोचता हूं कि सिर्फ उतना ही बता दे जितने पेपर हो जाए, है कि नहीं है। और लगभग लगभग पुराने बच्चे जो, अगर बच्चे, सॉरी मैं बार बार बच्चे कह देता हूँ, आपको बुरा मत मानना मेरी बात का, सही गलत नहीं है, सही बच्चे थोड़ी ना हो तुम लोग, बताओ बच्चे के माँ बाप बनने की स्थिति में हो, देखो अरे तो गलत नहीं है, सही बात है यार। अजीब बात है, जब मेरे पिताजी 18 साल के थे जब मैं हो गया था, बताओ, है कि नहीं। तो सही बात है, हाँ तो ठीक है, तो सही बात, गलत थोड़ी ना है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ वैसे भी। तो जो है पुराने वाले विद्यार्थी सभी लोग जानते हैं कि हम टारगेटेड पढ़ेंगे, ठीक है ना, फालतू इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, समझे। चलो आगे देखो इसको। एक देखो दोलन सिद्धांत दिया डॉक्टर एलन सैंडेजा ने दिया, स्मृति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया, निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट लाप्लास ने दिया, और बाद में इसमें संशोधन होते रहे। इनके नाम रट लेना, ये सिद्धांत और ये इसने दिया, ये सिद्धांत इसने दिया, ठीक है ना। देखो अब सुनो, हब्बल टेलीस्कोप का नाम सुना है कभी आपने, हब्बल टेलीस्कोप। तो ये ना हब्बल टेलीस्कोप जो है ना, ये हब्बल टेलीस्कोप नासा का है, किसका है, नासा। इसके ही द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला था कि ब्रह्मांडीय पदार्थों के बीच क्या हो रहा है, लगातार दूरी बढ़ रही है, और इसी के आधार पर सिद्धांत दिया गया कौन सा, बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, सुन लो एक बार। ये कहता है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहा है, वो लघु गोलक है, सिंगुलैरिटी के रूप में थे, वो लिख लेना सिंगुलैरिटी इसमें, ठीक है ना। लघु गोलक थे, एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं को आयतन, सूक्ष्म और तापमान और घनत्व क्या था, अनंत था। देखो अनंत तापमान, अनंत घनत्व और अनंत घनत्व या अनंत, ये हो ही नहीं सकता है। अनंत तापमान कैसे होगा, एक ना एक तो पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिसके बाद तापमान नहीं बढ़ेगा, तो इसमें सही नहीं है। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आयतन, सूक्ष्म और तापमान और घनत्व क्या थे, अनंत थे। पता नहीं कितना था, हमें नहीं पता है, ठीक है ना। इसे ही क्या कहा है, सिंगुलैरिटी का। तो ये सारे पदार्थ एक जगह पर थे। इस अवस्था में छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ और जिससे ये विस्तारित हो गए। यह घटना आज से लगभग कितने साल पहले हुई, 13.7 अरब साल पहले ये विस्फोट हुआ, और जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का बृहद विस्तार हो गया। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणुओं का क्या हुआ, विकास हुआ। 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान कितना हो गया, 4500 केल्विन तक नीचे चला गया, जिससे परमाणु पदार्थों का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं हुआ वरन आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई, ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान होवेल ने इसे स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। इस संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार करने लगे हैं, सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार करने लगे हैं। ये ध्यान रखना, पता नहीं कब नया कौन सा सिद्धांत आएगा, पता चलेगा ये तो गलत है। समझ में आ गई बात। आपको सिर्फ इतना याद करना है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई है, 13.7 अरब वर्ष। बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विद्वान का नाम है, इनका नाम है कौन, जॉर्ज लेमेत्रे। ये बेल्जियम के पादरी थे, इन्होंने ये सिद्धांत
प्रतिपादित किया था। संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक जगह पर हुआ करता था, उसका नाम सिंगुलैरिटी दिया। क्या नाम दिया उसका? सिंगुलैरिटी। उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसका जो आधार है, इसका आधार है कि लगातार ब्रह्मांडीय पदार्थों के बीच में दूरी का बढ़ना, एक दूसरे से दूर जाना, ये इसका आधार है। ये ध्यान रखना, ये इसका आधार है ना। तो हब्बल टेलीस्कोप, एडविन हब्बल ने पहली बार इस बात के प्रमाण दिए थे हब्बल टेलीस्कोप के माध्यम से कि लगातार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब कभी ना कभी पीछे एक साथ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इसका आधार है। अब चलते हैं अगली बात के ऊपर। अगली बात ये है, वर्ष 2001 में नासा के मैप मतलब माइक्रोवेव एस्ट्रोग्राफी एरिस्टोट्रॉफी प्रोब अनुसंधान के अनुसार बिग बैंग घटना के 46 अरब वर्ष बाद सौर मंडल निर्मित हुआ, जो वर्तमान में विस्तारित यानी कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का बढ़ना, सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, रेडशिफ्ट परिघटना, सुपरनोवा विस्फोट, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। सुपरनोवा विस्फोट, रेडशिफ्ट घटना, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वर्तमान में विस्तारित हो रहा है। तो लगातार अभी भी नए बिल्कुल नवीनतम अनुसंधान इस बात को मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, अभी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की खोज सबसे पहले अर्नो पेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हेड्रन कोलाइड नामक एक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें प्रोटॉन बीमों का प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल करी, ठीक है ना। और सुन लो, और पढ़ लेते हैं। गॉड पार्टिकल अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोसन थ्योरी है ये, पर आधारित है, जिसका प्रतिपादन इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिंग्स ने किया था। देखो सुनो एक बार, ये बहुत सारी बातें। 2010 में आपको कोई ध्यान है कि किसी को 2010 की घटना, ये वाली बात पता है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो मैं 2010 में तो काफी बड़ा था, है ना। तो 2010 में प्रयोग हुआ था, ठीक है ना, जेनेवा के अंदर। तो उसमें उन्होंने कुछ किया होगा प्रयोग। वो सोच रहे थे कि देखो कोई भी वस्तु बनी है तो उसका कोई ना कोई तो बेस होगा ना यार। जो परमाणु बने हैं वो कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना। ये सबसे छोटी यूनिट जिससे इन सब पदार्थों का निर्माण हुआ है, वैज्ञानिक कुछ उस तरीके का कुछ बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये प्रयोग था, इन्होंने माना। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके काम का है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। इसको मैं 1 घंटा लेक्चर देके समझा दूंगा, सारा का सारा बेकार, बिल्कुल मिट्टी है। समझे कि नहीं समझे बात को? किताब बनाते समय फालतू की बातें लिखी जाती हैं। सीधी सीधी बात, आपको सिंपल बात ये ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर मैं कहूँ तो, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ गॉड पार्टिकल अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने दी, ठीक है ना। इसमें से आप ये मानकर चलो कि ये जो प्रयोग था, ये प्रयोग ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये जेनेवा में जो हुआ, ये कब हुआ? 30 मार्च 2010 को हुआ। इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी, इससे बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन पर अपन फालतू का समय खराब नहीं करेंगे। कल मैं आपको शुरू करूंगा। देखो मेरी क्लास अभी 6:30 बजे है ना, पहले सुन लो एक बार। कल हम शुरू करेंगे किसके ऊपर बातें? तो कल हम बात शुरू करेंगे किसके ऊपर? तारे के ऊपर बात शुरू। कल मैं आपको समझा दूंगा, हाँ ये समझा दूंगा, रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट क्या होता है, तारे में ऊर्जा कैसे बनती है, तारे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कल जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज एक क्लास 1 घंटे की हुई है, कल 5 से 6 अपनी क्लास रहेगी। बिल्कुल समय से आ जाना है ना, और टाइम से आकर के अपने क्लास को शुरू कर लेंगे और खत्म कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो कल इसको पढ़ते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, कल मैं आते के साथ सबसे पहले आपसे किसी से भी सुन सकता हूं, है ना। डे बाय डे पीछे वाले साइड वाले कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी, सबसे पहले सुनेंगे 10 मिनट, सुनने के कार्यक्रम के बाद में फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी और पढ़ा देता आधा पौना घंटा,
लेकिन कल ना पेपर है राजस्थान में RAS मेंस का, तो उसका एक सेशन लेना है आज, तो उस चक्कर में, ठीक है ना। क्या अभी क्लास है क्या? अभी आज क्लास नहीं है ना, आज एक ही क्लास है, ठीक। आज एक ही क्लास है, कल से बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल टेस्ट है। टेस्ट है क्या? टेस्ट सबको देना, गेट बंद करवा दो, नहीं भाग जाएंगे, है ना। तो टेस्ट लेना होता है तो गेट बंद करवाया करो पहले, है ना। आज की बातें समझ में आई कुछ कुछ? चलो एक क्लास में तो यार तुम बातें करने लग जाते हो तुरंत, मेरी बात नहीं सुनते हो। आज आज हमने रूटीन अपना शुरू कर दिया है, कल से बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे। कल कॉपी पेन जरूर साथ में रखना है ना, कुछ कुछ नोट करना होता है, किताब में उतना स्पेस नहीं है। हाँ, इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर बिहार एग्जाम KGS पर SCRT की सीरीज शुरू कर रखी है मैंने, है ना। तो उसकी 3 क्लास हो गई है, उस क्लास में पढ़ लिया करो कुछ कुछ, है ना। कुछ कुछ और एडिशनल पॉइंट अगर पढ़ने हो, अभी भी नहीं सुन रहे हो, अपना यूट्यूब चैनल है बिहार एग्जाम KGS, तो बिहार एग्जाम KGS पर दोपहर में 2 बजे SCERT की क्लास चलती है, उस SCERT क्लास को पढ़ सकते हो, अगर आपको लगे तो वो आपके काम का हो तो, ठीक है ना। उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वहां से भी आपको कई सारा काम का मामला मिल जाएगा, ठीक है ना। और 5 बजे मतलब 5 बजे, 5 बजे के बाद में क्लास में किसी को एंट्री मत देना कल, समझ में आ गई बात। एक की भी एंट्री 5 बजे के बाद में नहीं होगी, ध्यान रखना। जो जो लेट आते हैं वो कल से टाइम से आना, कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। टेस्ट होगा, अब टेस्ट देना आराम से बैठ करके।